कि 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे कई अखबारों ने, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसने लिखा द अपर कास्ट मेल मोर यूरोपियन सेज बाई डीएनए टेस्ट। 21 मई 2001 आप गूगल पर सर्च करिए, मोबाइल है अभी, आपको वो खबर मिल जाएगी कि अगड़ी जाति के सारे लोग यूरेशिया से आए हुए लोग हैं और वो सारे डीएनए का जो प्रूफ है वो इससे साबित करता है। उसमें सारे क्लासिफिकेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए जो है यूरेशिया में उनीमोझी नाम का एक जगह है, तकरीबन 28 से 35 किलोमीटर रेंज का एरिया, वहाँ के यहूदी लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए सारा का सारा मैच कर जाता है। अवसर है जब हम लोग सिलवार में आपके गांव में फुले साहब और बाबा साहब आम्बेडकर की संयुक्त जयंती मना रहे हैं और इस मौके पर जो दिन से ही कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ और हमारे विभिन्न क्षेत्र से आए हुए वक्तागण और यहाँ ग्रामीणों ने जो अपनी बातें रखी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों की वक्तव्य को सुनकर कि आप सभी लोगों ने फुले साहब बाबा साहब के ऊपर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर आपने चर्चा की। लेकिन इतनी सारी चर्चाएं होने के बावजूद भी, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी हम किस जगह पर विफल हो रहे हैं उस पर हमें मंथन करना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं सोचता हूं कि उन्हीं पिन पॉइंटेड बिंदु के ऊपर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन जो हम लोग मूल निवासी संघ के माध्यम से बना करके चल रहे हैं कि मूल निवासी संघ के बैनर तले किसी भी गांव में, समूह में, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो जो बिछड़े हुए भाई हैं और बिछड़ते बिछड़ते पिछड़ गए, उन पिछड़े हुए सारे भाइयों को संगठित करने का यह एक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और यह कार्यक्रम एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपके बीच में लोगों को, SC ST OBC के बीच में अपने मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं। साथियों, जैसे हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बातें रखी है, उसमें कुछ ऐसे भी शब्द सुने होंगे आप, जैसे हरिजन भी बीच बीच में हमारे कई वक्ता लोगों ने बातें रखी। दूसरा जो शब्द है वो दलित है। दलित शब्द के ऊपर भी हमारे बहुत सारे वक्ता लोगों ने चर्चाएं की, बातें रखी। धर्म के ऊपर भी चर्चा हुई है और यही नहीं, इसके साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का भी किसी ने चर्चा किया अपने वक्तव्य में। लेकिन ये सारी जो शब्द हैं, मैं आपको बता दूं कि शब्द से ही आप हुक्मरान बन सकते हैं और शब्द से ही आप गुलाम बन सकते हैं। शब्द में इतनी ताकत है कि आप हुक्मरान भी बन सकते हैं और शब्द में इतनी ताकत है कि आप गुलाम भी बन सकते हैं। कैसे? तो ब्राह्मणों ने जिस शब्दों का समाज जीवन में प्रतिपादित किया, प्रचलन किया, उन्होंने समय समय पर राक्षस समय बनाया, राक्षस शब्द से संबोधित किया, कभी असुर कह के हमको संबोधित किया, कभी दानव कह के हमको संबोधित किया है। हम यहाँ बैठे तमाम SC ST OBC के जो लोग हैं, आप जब अपनी अति प्राचीन इतिहास को आप खंगालेंगे,
वैदिक धर्म शास्त्रों को आप खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो दानव, वो दैत्य, वो असुर, वो राक्षस कोई और नहीं, वो हमारा ही पुरखे थे, हमारा ही बाप दादा थे, जिनको ब्राह्मणों ने समय समय पर दैत्य, दानव, असुर, राक्षस करके संबोधित किया। यहीं पर यह शब्द रुकता नहीं है, ये आगे भी थोड़ा बढ़ते जाता है। मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में जो शब्द ब्राह्मणों के द्वारा गढ़े गए और विशेषकर जो हरिजन शब्द किसी यहाँ पर ओबीसी के ही वक्ता थे, किसी ने बोला बीच में हरिजन शब्द, और बहुत सारे चर्चाएं हुई है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए, जब पूना पैक्ट 1932 में कंप्लीट हुआ मोहनदास करमचंद गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो उसके बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था। हरिजन सेवक संघ किसने बनाया? गांधी जी ने। हरिजन के ऊपर भी गांधी जी ने किताबें लिखी, तो इसका गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें उसमें हरिजन कह के जो हमको संबोधित किया है। हम अति शूद्र के लोगों को, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के विशेषकर लोगों को। तो जब हरि का जन शब्द अच्छा था तो गांधी ने अपने अपर कास्ट के लोगों के लिए, स्वर्णों के लिए, ब्राह्मण और बनिया लोगों के लिए क्यों शब्द इस्तेमाल नहीं किया? अगर हरि के जन हम हैं तो क्या सारे स्वर्ण, सारे ब्राह्मण के औलाद हरामी के जन हैं? अगर हम हरि के जन हैं तो हरि का पूजा करने वाला ब्राह्मण, सबसे ज्यादा पुजारी ब्राह्मण, धर्म के नाम पर लूटने वाला ब्राह्मण, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे और कहीं पर हो, लेकिन मेन पुजारी तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या, अगर हरि का जन नहीं है तो क्या हम हरि के जन हैं? और अगर हम हरि के जन हैं, जब गांधी जी हमको हरि का जन बता रहा है, तो इसका कंसेप्ट भी आपको समझना चाहिए कि गांधी जी ने हमको गाली से संबोधित किया। जो मंदिर होते थे, मंदिर में, और देवदासी प्रथा जो आप सुने होंगे, उस देवदासी मंदिरों में हमारी महिलाओं को हवस का शिकार बनाने वाले ब्राह्मण होते थे। जब हमारी महिला, ये आज से 100 साल 150 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, इस तरह की स्थिति होती थी कि जब हमारी महिलाओं की शादी जब होती थी तो पहला रात जो है ब्राह्मण और ब्राह्मण लोग उसके साथ में यौन संबंध करते थे। तब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में वो महिला जाती थी। वो देवदासी प्रथा बहुत दिनों तक केरला में प्रचलित रहा, बहुत दिनों तक। आप गूगल भी खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की महिलाओं के साथ में और पूरे देश की महिलाओं के साथ में क्या स्थिति थी, आप अंदेशा कर सकते हैं। और उन महिलाओं से जो बच्चे पैदा लेते थे मंदिरों में, जिसको ब्राह्मण देवदासी के नाम पर रखता था, उसको वो हरिजन का नाम देता था, उसको वो हरिजन कहता था ब्राह्मण लोग। और उसी को गांधी जी ने की संगठन बनाया हरिजन सेवक संघ, उसके ऊपर किताब भी लिखी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के बाद से हरिजन शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में या व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहिए। ये गाली है साथियों, और हमें इस शब्द का बहिष्कार करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि जब ब्राह्मणों ने हमें हरि का जन बनाया तो क्या ब्राह्मण और सारे स्वर्ण के औलाद हरामी के जन हैं? ये सोचना चाहिए हमें कि किस वजह से हम ही को सिर्फ हरिजन क्यों बोला। अगर हरिजन शब्द, हरि के हम जन हैं, हरि को पूजने वाले लोग हैं, क्या हरि के जन नहीं है ब्राह्मण? अगर सारे लोग हरि के जन है तो सारे लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण को छोड़ करके हम ही को क्यों बोला? जो महारा भैया डोम साहब जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं, धोबी, पांसी, ये सारे लोगों को ही हरि का जन क्यों बोला? ये सोचना चाहिए आप लोगों को। इसलिए इसका प्रयोग आज के बाद से कहीं पर भी व्यक्तिगत रूप से हो या सार्वजनिक रूप से हो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे बहुत सारे वक्ता साथी जो हैं उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया। दलित थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि ये अच्छा शब्द है, आज तक तो आपने उसको अच्छा ही समझे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे वॉल्यूम्स में 21 वॉल्यूम का किताब लिखे वो, और इतने व्यापक आंदोलन चलाए, सारे संगठन बनाए, सारी पत्र पत्रिकाएं उन्होंने चलाई, मूक नायक के नाम से, बहिष्कृत भारत के नाम से, प्रबुद्ध भारत के नाम से,
ये तमाम पत्रिकाएं भी उन्होंने निकाली, संगठन भी बनाया, समता सैनिक दल बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लेकिन क्या कभी बाबा साहब आम्बेडकर ने दलित नाम का कोई संगठन बनाया था क्या? क्या बाबा साहब आम्बेडकर के वॉल्यूम्स में, किताबों में क्या दलित शब्द का जिक्र है क्या? तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि बाबा साहब ने दलित शब्द का बहिष्कार किया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूना पैक्ट जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अंग्रेजों के द्वारा जो शब्द हमको प्रयोग किए जाते थे, डिप्रेस्ड क्लास अंग्रेजी में, इस शब्द का बाबा साहब ने घोर विरोध किया था कि हमको डिप्रेस्ड भी मत बोलो हमें। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझ रहे हैं तो जो शब्द है, शब्द में इतनी ताकत है, शब्द एक ऐसा हथियार है कि हमने शुरू में ही कहा कि आप तो इस शब्द के प्रयोग से हुक्मरान बन जाइएगा या उसी शब्द के प्रयोग से आप गुलाम भी बन सकते हैं। और इन्हीं शब्दों को ब्राह्मणों ने काफी अपना हथियार बना करके हमारे ऊपर ही प्रयोग आज तक करते आ रहे हैं। गिरिजन शब्द आदिवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। गिरिजन, वनवासी, ये तमाम जो शब्द हैं, हरिजन, गिरिजन, वनवासी, दलित, ये सारे शब्द जो हैं हमको बहुसंख्यक नहीं बनाते हैं, हमको अल्पसंख्यक बनाते हैं, हमको मेजोरिटी नहीं, हमको माइनॉरिटी बनाते हैं। और इन शब्दों में इतनी ताकत नहीं है जिस शब्द की सहायता से आप इसके माध्यम से आप देश का हुक्मरान कर सकते हैं, आप देश की शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने जाति के नाम पर लोगों को संगठित करने का काम करते हैं, चमार जाति के नाम पर यूनियन बनाते हैं, कोयरी कुर्मी जाति के नाम पर यूनियन बनाते हैं, यादव जाति के नाम पर यूनियन का नाम रखते हैं, मुंडा, होरो, बड़वा, संथाली के नाम पर आप अपने संगठन का नाम रखते हैं, तो जिस संगठन का नाम ही धोबी महासभा है, जिस संगठन का नाम ही यादव महासभा है, जिस संगठन का नाम ही कोयरी कुर्मी और चमार महासभा है, ब्राह्मण उसका सदस्य भी नहीं बन सकता, तो वो देश का हुक्मरान कहाँ से बनेगा? अगर आप यादव जाति के नाम पर लोगों को यूनाइट करते हैं, यादव महासभा के नाम पर लोगों को यूनाइट करते हैं, चमार महासभा के नाम पर यूनियन बनाते हैं, लोगों को यूनाइट करते हैं, तो चमार उसका सदस्य होता है, चमार उसका अध्यक्ष होता है, चमार उसका नेता होता है। लेकिन आप चमारों के नाम पर सभा बनाएंगे तो चमार उसका नेता होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को यूनाइट करेंगे तो ब्राह्मण हजारों वर्षों से हिंदू धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। जाहिर सी बात है, धर्म के नाम पर लोगों को यूनाइट करेंगे तो नेता ब्राह्मण बनेगा। जाति के नाम पर यूनाइट करेंगे तो जाति के हाथ में नेतृत्व आता है। समुदाय के नाम पर लोगों को यूनाइट करेंगे तो समुदाय के हाथ में नेतृत्व जाता है। समुदाय मतलब कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट कम्युनिटी, कास्ट मल्टीप्लाइज इनटू कम्युनिटी, दैट इज इक्वल टू सोसाइटी। कैसे? तो कास्ट की जो संख्या है, जैसे हमारे रविकांत सर बता रहे थे कि 6743 कास्ट है। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में 3 कम्युनिटी में हमको लाए, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC बैकवर्ड क्लास, 3 कम्युनिटी में लाए, 3 समुदाय में लाए। आप कास्ट और कम्युनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी सोसाइटी बनेगा। और हम लोग क्या लग रहे हैं कि चमारों के नाम पर चमार महासभा अलग चला रहे हैं, तो कोयरी कुर्मी सभा अलग चला रहे हैं। तो आप कास्ट के नाम पर अगर लोगों को यूनाइट करते हैं तो एक कास्ट की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी हो सकती है देश में? कितनी हो सकती है? 85% आप कहते हैं कि SC ST OBC के लोग हैं, 85%, उसमें 15% SC के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी 7% है, और OBC 52%। OBC में भी कई तरह के OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, MBC, OBC, ऐसे बहुत सारे OBC कैटेगरी में लोग हैं। तो अगर आप आए तो अगर SC ST OBC के जो लोग हैं, तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर SC ST OBC मिलाकर के 85% होते हैं और आप एक कास्ट का आंदोलन चला रहे हैं, तो एक कास्ट उसमें से कितना प्रतिशत हो सकता है? 0.001 हो सकता है। आप सोचिए, इतना अगर कम होगा, कितना भी हो, 0.001% हो या 2 या 3% भी मान लेते हैं, तभी क्या हम देश का हुक्मरान कर पाएंगे?
हमको अगर 100% पर राज करना है और 3% की कोई जाति कहे कि मैं इस देश का हुक्मरान कर लूँ, तो क्या हो सकता है? अगर आप एक कम्युनिटी के नाम पर भी यूनाइट होते हैं, चलिए एससी में बहुत सारी, जैसे झारखंड में 32 या 22 जातियां हैं, झारखंड में 22 जातियां हैं, अनुसूचित जाति में, आदिवासी में 32 जातियां। अगर ये कहे कि मैं 32 जातियां यूनाइट हो जाऊं और शासन सत्ता पर काबिज हो जाऊं, देश के शासन सत्ता पर, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? नहीं हो पाएगा। कितनी होगा ये कम्युनिटी? एससी का कम्युनिटी 15%। एससी अगर कम्युनिटी के नाम पर यूनाइट होते हैं, अगर सिर्फ मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान के नाम पर देश का हुक्मरान करूं, तो क्या संभव है? आज के तारीख में मुसलमानों की 15% जनसंख्या है, एससी का 15% है, आदिवासियों का 7-7.5% है। तो आप पार्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर भी देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। आपको क्लास में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कास्ट मल्टीप्लाइज कम्युनिटी दैट इज इक्वल टू क्लास, वर्ग में आपको बदलना चाहिए, तभी वो समाज आप निर्माण कर सकते हैं। और उस समाज का नाम है मूल निवासी बहुजन समाज। मूल निवासी से ना जाति पता चलता है, मूल निवासी से ना धर्म पता चलता है, ना मूल निवासी से किसी प्रकार का कोई माइनॉरिटी ये पता नहीं चलता। ये मेजोरिटी शब्द है, बहुसंख्यक शब्द है, और ये एक अस्मिता है, एक पहचान है, जो पहचान फुले साहब ने भी अपने किताबों में लिखा है कई बार कि आर्य ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, और शूद्र अति शूद्र यानी कि एससी एसटी ओबीसी के लोग भारत के मूल निवासी है। इस तरह की बातें फुले साहब भी लिखे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर भी लिखे हैं अपने सारे वॉल्यूम्स में कि हम लोग इंडिजीनियस पीपल हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और यही नहीं, ब्राह्मण लोगों ने भी लिखा है कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी इसी देश के मूल निवासी। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, दयानंद सरस्वती ने भी बोला, आपका गांधी जी ने भी बोला, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिज होम इन दी वेदास में लिखा कि इस देश के सारे एससी एसटी ओबीसी, यानी आज के तारीख की बात कर रहे हैं, यानी कि शूद्र अति शूद्र के लोग मूल निवासी लोग हैं, और हम ब्राह्मण लोग विदेशी हैं, सेंट्रल एशिया से, उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं। तो ये कोई हम नहीं बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग ही बोला है। और हमारे महापुरुषों ने भी हमको ये बताया है कि आप मूल निवासी हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक हम और फैक्ट हम आपको देना चाहते हैं। पुरातात्विक शोध से भी ये पता हुआ है कि हम मूल निवासी हैं, ऐतिहासिक पहचान से भी मूल निवासी हैं, भौगोलिक पहचान से भी मूल निवासी है। नाक नक्शा आप देखिएगा हम लोगों की, महारा भूया डोम दुसाद की और किसी ब्राह्मण राजपूत लाला की, तो वो भौगोलिक पहचाने जो है नाक नक्शा, कान कपाट, सिर उसका बड़ा कद छोटा, इस तरह की आप जब आकलन करेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये ब्राह्मण है, ये कोई महारा भूया होगा, है ना, डोम दुसाद होगा। इस तरह की पहचान आप कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट पहचान जो है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो अभी हम बताने वाले हैं, कि 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे कई अखबारों ने, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसने लिखा, द अपर कास्ट मेल मोर यूरोपियन सेज बाय डीएनए टेस्ट। 21 मई 2001 आप गूगल पर सर्च करिए, मोबाइल है अभी, आपको वो खबर मिल जाएगी कि अगड़ी जाति के सारे लोग यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, और वो सारे डीएनए का जो प्रूफ है वो इससे साबित करता है। उसमें सारे क्लासिफिकेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए जो है यूरेशिया में उनीमोझी नाम का एक जगह है, तकरीबन 28 से 35 किलोमीटर रेंज का एरिया, वहाँ के यहूदी लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए सारा का सारा मैच कर जाता है। लेकिन ब्राह्मण की महिलाओं का डीएनए हमारे लोगों के साथ में भी मैच कर गया। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी भी महिलाओं का डीएनए हमारी महिलाओं और हमारे पुरुषों के साथ में मैच कर गया। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण की भी महिलाएं कल मूल निवासी थी, लेकिन ब्राह्मण लोग जैसे ही इस देश में आक्रमण किया, आक्रमण करने के पश्चात यहीं के महिलाओं को अपना बीवी आज जो बनाया है, आज जो उनकी घरों की जो महिलाएं हैं वो भी मूल निवासी ही, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विदेशी हैं। इधर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विदेशी हैं, और उससे जो धर्म परिवर्तित करके जो दूसरे धर्मों में जो लोग गए वो लोग भी विदेशी लोग हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को समझने का प्रयास साथियों करना चाहिए कि सारी पहचान हमको ये बताती है कि हम एससी एसटी ओबीसी के लोग इस देश के मूल निवासी हैं, और हम लोगों को मूल निवासी पहचान के तहत सारे लोगों को संगठित होने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए।
इसलिए जब भी आप अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यक्रमों में जिस शब्द का आप प्रयोग करिएगा वो है मूल निवासी पहचान। और इसी मूल निवासी पहचान के तहत साथियों हमको संगठित होने का प्रयास हमको करना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और जिस दिन मूल निवासी कंसेप्ट के तहत आप संगठित हो गए तो 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो आपके ऊपर राज कर सके। अगर वो ब्राह्मण आज राज कर रहा है, ब्राह्मणों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां आज देश में काम कर रही है। कांग्रेस को भी बनाने वाला ब्राह्मण जो दादा भाई नौरोजी और कई चटर्जी बनर्जी मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण लोग थे। हाँ, बनर्जी कौन WC बनर्जी ब्राह्मण ने मिल करके इसकी स्थापना किया। फिर उसके बाद उससे RSS बना। RSS का जो बलीराम हेडगेवार जो था वो कांग्रेस का सबसे सक्रिय कार्यकर्ता था। आप जान लीजिए आज के तारीख से कि बलीराम हेडगेवार कांग्रेस का सबसे सक्रिय सदस्य था। लेकिन कांग्रेस में अपने लोगों में जब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया तो वो इतना दूरदर्शी ब्राह्मण था कि उसको लगा कि बगैर संगठन की ताकत से हम इस देश के शूद्र अतिशूद्र के लोगों को गुलाम नहीं बना सकते हैं। इसलिए उसने RSS 1925 में बनाई। फिर RSS के बाद जनसंघ बना 1950-51 के आसपास। जब जनसंघ बनी, जनसंघ बनाने वाला भी पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। उसके बाद बीजेपी 1980 में बनी तो पहला राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, बनाने वाला ब्राह्मण। दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी बीजेपी 1980 में इसको बनाने वाला भी ब्राह्मण था अटल बिहारी वाजपेयी। और आडवाणी नाम के ब्राह्मणों ने इसको बनाई है। बीजेपी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ब्राह्मणों की। तो साथियों ये कांग्रेस भी ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है। बीजेपी दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी है, वो भी ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है। तीसरा CPI बनाने वाला वो भी ब्राह्मण है। CPI का भारत में कुछ दूसरा एक कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे किया था स्थापना भारत में। श्रीपाद अमृत डांगे वो MN राय वो नेशनल लेवल पर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका ये स्थापना करने वाला था। लेकिन मुख्य रूप से बम्बई में श्रीपाद अमृत डांगे नाम का ब्राह्मण इसकी स्थापना किया था। लेकिन CPI और CPIM ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं ब्राह्मणों की। और पांचवा तृणमूल कांग्रेस जिसको 2015 में ये दर्जा मिला। और ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ब्राह्मणों के अंडर कंट्रोल में है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की, विपक्ष में बीजेपी, थर्ड अपोजिशन पार्टी में CPI, CPIM और तृणमूल कांग्रेस। कभी सत्ता में बीजेपी रहेगी, कभी सत्ता में कांग्रेस रहेगी तो पक्ष विपक्ष और थर्ड अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हम 85% हैं और ब्राह्मण मात्र 15%। ब्राह्मणों की संख्या 3%, क्षत्रिय और वैश्य मिला देंगे तो 15% होता है। लेकिन 3% ब्राह्मणों की 5वां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और हम सारे लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते आ रहे हैं और अपना बहुमूल्य वोट इन्हीं पार्टियों को देते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे राज्यों में हमारी क्षेत्रीय स्तर की पार्टियों का भी राज आया, बहुजनों का भी राज आया, लेकिन वो अंततः जाकर के ब्राह्मणों के ही गोद में चले जाते हैं। साथियों 3 बहुजनों की भी पार्टियां हैं। अगर आप ब्राह्मणों की सुन लिए होंगे तो 3 बहुजनों का भी सुन लीजिए। लेकिन ये तीनों पार्टियां व्यक्तिगत रूप से अपने निजी विकास में ही लगी हुई है। कुछ मुख्य धारा की वो बातें करती है, कुछ हमारे जेन्युइन बातें करती है, लेकिन अंततः उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नजर आती है। 3 बहुजनों की भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। पहला बहुजन समाज पार्टी, दूसरा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की महाराष्ट्र की पार्टी, और अभी 2019 में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी। ये PM संगमा की जो बेटा का जो पार्टी है मेघालय उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो उन राज्यों में एक नई पार्टी 2019 में बनी है। 3 बहुजनों की पार्टी
और 5 ब्राह्मणों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ये देश में काम कर रही है। लेकिन हम 85% हैं। 85 होने के बावजूद भी लालू यादव की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, और बहुत सारे राज्यों में हमारे बहुजन लोगों का राज आया, उसकी रीजनल लेवल की पार्टियां हैं और रीजनल स्तर की पार्टियां अपने राज्य में ही सीमित करके रह गई। इसलिए पूर्ण रूपेण फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा पर जो राज हो, इस तरह की पार्टी का हमको निर्माण करना होगा और उसी कड़ी में आपको अपना सोच भी तैयार करना होगा साथियों कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि हम इतने जागरूक होने के बावजूद भी कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। पहली बात तो मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने अपने महापुरुषों का जीवन गाथा तो पढ़ा नहीं। जो पढ़े वो आंदोलन में शरीक नहीं होना चाहते हैं। जिनके पास साधन संसाधन है, जिनके पास धन संपदा काफी है, घरों में 4 व्हीलर है, जिनके पास कारें हैं, मोटरसाइकिल है, पैसे हैं, उनके उनके बच्चे काफी दिल्ली मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं, वो काफी साधन संपन्न होने के बावजूद भी जो संविधान से लाभार्थी जो लोग हैं, IAS IPS हमारे समाज के लोग, प्रोफेसर लोग, भिन्न भिन्न नौकरियों में गए हमारे समाज के लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, लेकिन ये आंदोलन में अपना तन मन धन अर्थात श्रम शक्ति हुनर और पैसा बुद्धि समय ये देना नहीं चाहते हैं, जिसका ही वजह है ये LPG ब्राह्मणों ने 1991 के बाद लाया। जो लोग मलाई खाए 1991 तक, जो हमारे समाज के लोग थे, जो SC ST OBC के लोग थे, वो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान लिखने के बाद से जो लाभान्वित हुए वो अपने कलर TV और कलर BB के चक्कर में व्यस्त हो गए, जिसका परिणाम आज है कि हम AA किए हुए आप में से कितने लोग होंगे जो यहाँ पर बेरोजगार लोग बैठे हुए, और आप तुलना कर लीजिए कि देश की क्या स्थिति है। एक तो LPG ला करके, सेज का कार्यक्रम ला करके ब्राह्मण लोग उसको बाईपास करने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया है। जो संवैधानिक संस्था कार्यपालिका है, कार्यपालिका में 79% ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। विधायिका जो है, नेता हमारा नेता का बुद्धि किसी कांग्रेस और BJP के ब्राह्मण के अंडर कंट्रोल में है। मीडिया जो है 99.5% ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला का कब्जा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में 611 जजेज हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मात्र 17 जो जज है वो उसमें SC ST OBC और मुसलमान के लोग हैं, मात्र 17 जज। आज के तारीख की बात हम बता रहे हैं। इंडस्ट्री में टाटा बिरला, जिंदल, अंबानी, राडिया, बाटा कौन है? प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतांत्रिक संस्था है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो संस्थाएं और मजबूत कर रही है, कुल मिलाकर के 8 संस्थाएं होती है देश में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित कर रही है वो 8 संस्थाएं, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम पर, एग्रीकल्चर हो, वो सारे सिस्टम पर आज के तारीख में ब्राह्मण बनिया भूमिहार लोगों का कब्जा है। लेकिन ये सारी चीजें जानते हुए भी आज हम लोग जातीय संगठनों में बटे हुए हैं, समुदाय आधारित संगठनों में बटे हुए हैं, और इसी का लाभ ब्राह्मणों को मिलता आ रहा है कि वो हमको जाति के टुकड़ों में बांट रहे हैं और देश की शासन सत्ता पर वो हमारी वोट का इस्तेमाल करके वो राज हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, आप सोच सकते हैं। ये साथियों, इसी चीज को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कास्ट का आंदोलन नहीं चला रहे। भले ही आज यहाँ पर जितने भी कम लोग आप बचे हुए हैं, आप ये मान करके चलिए कि बामसेफ देश की जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है, गैर धार्मिक और गैर संघर्ष करने वाला संगठन है। ओनली फॉर सोशल चेंज, हम सामाजिक परिवर्तन करने वाले संगठन हैं। और बामसेफ के अपसुट विंग जो ये मूल निवासी संघ है, ये संघर्ष करने वाला संगठन है। विद्यार्थी संघ है, मूल निवासी विद्यार्थी संघ। तो ये तमाम सारी जो संगठनाएं हैं ये कास्ट की संगठन नहीं है, ये क्लास की संगठन है। और हमारे संगठन में माइनॉरिटी भी है, बहुतायत रूप में सेंट्रल के लेवल से लेकर ग्राम लेवल तक हमारे संगठन में OBC भी है, SC भी है और ST भी है। इसलिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि हम क्लास का संगठन देश में चला रहे हैं। अदरवाइज बामसेफ को छोड़ करके देश में कोई ऐसी संगठन नहीं है जो क्लास की बात करे, वो सिर्फ कास्ट और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब चमार के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं तो चमार महासभा वो कास्ट हुआ, कास्ट का संगठन हुआ। आप किसी कम्युनिटी के नाम पर अगर अनुसूचित जाति मोर्चा
प्रदेश झारखंड अनुसूचित जाति मोर्चा बनाते हैं, तो अनुसूचित जाति मोर्चा उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति में जो झारखंड के 22 जातियाँ वही शामिल होंगे। उसमें ना मुंडा होगा, ना हो होगा, ना बरवा होगा, ना अंसारी होगा, ना कोई होगा इसमें शामिल, ना कोई कुर्मी गवार होगा इसमें शामिल। अगर ओबीसी नाम के मोर्चा बनाते तो ओबीसी के नाम पर ही संगठन है, तो एससी और एसटी कहाँ से जुड़ेगा उसमें? जिस संगठन का मोर्चा खोल रहे हैं आदिवासी जन मोर्चा, तो उसका आदिवासी ही संगठन, आदिवासी लोग ही उस संगठन का नेतृत्व करेंगे। उसमें तो एससी और ओबीसी भी सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन बामसेप में बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर जो पहचान है हमारी, जो मूल निवासी पहचान है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और इसी आधार पर हमको अपने महापुरुषों की विचारधारा को सही अमली जामा पहचानने का काम करना चाहिए। तभी हम देश की शासन संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, पूरी तरह से व्यापक रूप से अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं तो इसी मूल निवासी कंसेप्ट को आधार बनाते हुए आपको अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इन बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।